हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। यूजीसी नेट हिंदी में यूनिट 5 को हम आज करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा भारत भारती, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और ये आप जानते हैं, इसी रचना के आधार पर मैथिली को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी। और इस रचना में बच्चों को ये तो जानते ही हैं, जब हम टीजीटी पीजी या किसी भी तैयारी करते हैं, जिससे हम गहराई में नहीं पढ़ रहे होते हैं भारत भारती को, तो हमें पता चलता है कि इसमें कुछ तो ऐसी बातें थी जिसकी वजह से अंग्रेजों को इसको प्रतिबंधित करना पड़ा था। तो आज देख ही लेते हैं एक बार कि इसमें क्या है ऐसा, तो इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना पूरे टॉपिक को और याद ज़रूर कर लेना। भारत भारती, ये तो आपको पता चल ही गया है कि ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जिसका प्रणयन यानी कि इसको रचा गया था 1912 ईस्वी में। और ये 3 खंडों में विभक्त है। इसके जो 3 खंड हैं उनका नाम है अतीत खंड, वर्तमान और भविष्यत खंड। ठीक है? जो जैसे कि 3 काल होते हैं, 3 कालों में ही इसकी रचना की गई है, 3 खंडों में, यानी कि अतीत के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में उस समय हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, उसके बारे में बताया गया है। और आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा उसके बारे में भी बात की गई है। भारत भारती उनके शुरुआती साहित्यिक जीवन की रचना है, क्योंकि भारत भारती उस समय 1909 में मैथिली शरण गुप्त ने सबसे पहली रचना लिखी थी, जिसका नाम है रंग में भंग। ठीक है? ये 1909 में आई थी, तो ये साहित्यिक जीवन ही हो गया, क्योंकि इस समय तो वो लिखना शुरू ही कर रहे थे। गुप्त जी के इस रचना का उद्देश्य ये बताया गया है कि वे हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना लिखना चाहते थे। ठीक है? ये बताया गया है, इस रचना को लिखने के पीछे जो उद्देश्य था लेखक का, वो था कि वो हिंदू समाज को उद्बोधन करने के लिए, ठीक है? हिंदू समाज की बात यहाँ पर आ रही है, इसलिए भी थोड़ा-सा इसको आज की अगर हम भाषा में बोलें सोशल मीडिया के में, तो इसको ट्रोल किया गया था। है ना? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हिंदू समाज के उद्बोधन के लिए कोई रचना वो लिखना चाहते थे, लोगों को वो जागरूक करना चाहते थे, युवाओं को जागरूक करना चाहते थे, है ना? उस समय के युवाओं को, क्योंकि उस समय हमारा जो देश था वो गुलाम था इसलिए। वे इसकी भूमिका में ये ज़िक्र करते हैं कि श्रीमान राजा रामपाल सिंह ने उनसे अनुरोध किया था कि जिस प्रकार उर्दू में हाल ही की रचना है मुसद्दस, वैसा ही उद्बोधन परक रचना हिंदुओं के लिए भी की जानी चाहिए। है ना? इन्होंने हिंदू समाज के लिए क्यों की? क्योंकि हाल ही की जो रचना थी वो मुस्लिम समाज को उद्बोधन करने के लिए थी, मुस्लिम समाज को जागरूक करने के लिए लिखी गई थी। है ना? हाल ही की रचना का नाम था मुसद्दस। और उसी की प्रेरणा से ये चाहते थे कि यहाँ पर भी हिंदुओं के लिए भी की जानी चाहिए। 1907 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी ने भी सरस्वती में एक लेख लिखा था, कवि और कविता नाम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू के हाली, नज़ीर और आज़ाद जैसा कोई कवि हिंदी में भी होना चाहिए, जो भारतीय समाज को उद्बुद्ध कर सके। ठीक है? तो 1907 में आचार्य प्रसाद, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने एक लेख लिखा था कवि और कविता नाम से, ठीक है? जो सरस्वती पत्रिका में छपा था। और उसमें ही उन्होंने कहा था कि हिंदी का कोई कवि ऐसा होना चाहिए। और ये तो बात आप जानते होंगे, जो मैथिली शरण गुप्त को अपना गुरु मानते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। भारत भारती अपने प्रभाव में बहुत ही सफल रही। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। कुछ लोगों ने तो इसे हिंदी की बिंदी भी कहा है। उमा शंकर जोशी ने इसे आधुनिक युग की गीता कहा है। वैसे आधुनिक युग की जो गीता है, अगर पूछ लिया जाए तो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, लेकिन उमा शंकर जोशी ने भारत भारती को कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारत भारती काव्य सोते हुओं को जगाने वाला है, भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुत्साहितों को उत्साहित करने वाला है, यह स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। ठीक है? ये एक ऐसा लेख है, ऐसी रचना है जो स्वदेश प्रेम उत्पन्न कर सकता है। और उस समय की जो ज़रूरत थी, वो अपने देश से प्रेम करने की ही ज़रूरत थी, है ना? क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत थी, अपने देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत थी। हजारी जी क्या कहते हैं कि भारत भारती ने तत्कालीन, यानी कि उस समय के शिक्षित जनचित्त की आशा आकांक्षा को बुभुक्षित होने से बचा लिया। ठीक है? उसको पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया। इसने किसी बड़े आदर्श को प्रतिष्ठित तो नहीं किया, लेकिन जनचित्त को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग और साकांक्ष जरूर बना दिया। ठीक है? हजारी जी का कथन याद रखना। आगे है, भारत भारती की प्रशंसा अग्गे ने भी की थी। अज्ञे जी क्या लिखते हैं कि भारतीयता की खोज का जैसा प्रयास भारत भारती में दिखाई देता है, वैसा अन्य किसी रचना में दिखाई नहीं देता है। भारत भारती ने जिस तरह समाज के हर वर्ग को छुआ, संवेदना के हर स्तर को झकझोरा और भावना मूलक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के सरोकारों की पुष्टि की, वह अद्वितीय है।
अद्वितीय है, यानी कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। भारत भारती नव जागरण की चेतना का काव्य है। विचारकों में ये विवाद है कि इसमें सुनाई पड़ने वाला स्वर नव जागरण का है या फिर पुनर्जागरण का है। इसके लेखन के समय तक नव जागरण अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा था। राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारक अपने अपने नजरिए से नव जागरण की धारणा प्रस्तुत कर चुके थे। नव जागरण कहा जाता है द्विवेदी काल को, ठीक है। और ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ये भी आपको याद रख लेना। जहाँ दयानंद सरस्वती अपने अतीत के स्वर्णिम पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहे थे, वहीं पर विवेकानंद जी भी भारतीय अतीत की महानता के साथ पश्चिमी भौतिकवाद का समन्वय करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती जी भी आप जानते हैं, दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, है ना? महादेव गोविंद रानड़े, इन सब ने कहीं न कहीं अपने देश को जगाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, अपने देश को बचाने के बहुत प्रयास किए थे। इसी सांस्कृतिक माहौल ने उस मानसिकता का निर्माण किया जिसकी अभिव्यक्ति भारत भारती में हुई है। इसमें भी नवजागरण के विभिन्न स्वर सुनाई देते हैं। कहीं-कहीं आर्य समाज की अतीत प्रियता का स्वर भी मुखर हो जाता है, यानी कि सुनाई देता है। तो कहीं-कहीं पर पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखने की तड़प भी गहरी हो जाती है। इसी द्वंद्वात्मक मानसिकता से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। आगे है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा हाली और कैफे के मुसद्दसों से मिली। ठीक है, ये जो रचनाएँ हैं इनकी रचना हाली और कैफी, ये जो उर्दू के विद्वान थे, उनकी रचनाओं से मिली। देश के भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़ी इस लंबी कविता के संबंध में अपनी प्रस्तावना में मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना नहीं होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की समुचित रीति से आकृष्ट नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि हमें जब तक समस्या दिखाई ही नहीं देगी, हम उसका समाधान भला क्यों करेंगे, है ना? पहले हमारे सामने समस्या तो होनी चाहिए। तो यही लेखक का यहाँ पर कहना है। आगे इसकी विषय वस्तु को देख लेते हैं। 3 खंडों में विभाजित ये कविता देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति सबको सचेत करती है। संपूर्ण कविता की एक ध्येय पंक्ति है, ठीक है? इस कविता की एक ध्येय पंक्ति है और वो क्या है? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। इसी के द्वारा संपूर्ण कविता की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है? लेखक कहते हैं कि पहले हम क्या थे? अतीत में हम कितने मतलब अच्छे थे, महान थे, हमारे देश ने बाहर के विश्व को बहुत कुछ दिया है और अब क्या हो गए हैं, लेकिन पता नहीं और आगे चल के क्या होंगे। अतीत खंड में देश का गौरव गान है ना? गौरव को गाया गया है, मतलब गौरव के बारे में बताया गया है, हमारे देश में कितनी चीज़ें थी, उनके बारे में बताया गया है। जिसमें भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, हमारे आदर्श, आर्य स्त्रियाँ, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, साहित्य, वेद, उपनिषद, ग्रंथ, दर्शन, इन सभी की यहाँ पर क्या है, खूब यशगान किया गया है, ठीक है? गुरुकुलों का, चित्रकारी का, रेखा गणित, अंक गणित हमारे देश से शुरू हुआ है, आप जानते हैं। भाषा, व्याकरण, कवि और काव्य, कला, कौशल, शिल्प, चित्रकारी सबका। आगे है, भारत भारती नवजागरण के उद्बोधन का काव्य है। याद रखना है, इसमें मूल चिंता यही व्यक्त हुई है कि जिस भारत का अतीत इतना गौरवपूर्ण है, वही आज इतना दुर्दशाग्रस्त क्यों हो गया है। जिस प्रकार भारत दुर्दशा आप जानते हैं, भारतेंदु जी का नाटक था। उसमें भी उन्होंने गौरवमय अतीत की पृष्ठभूमि पर त्रासद वर्तमान का कंट्रास्ट दिखाया गया था, ठीक है? भारत दुर्दशा नाटक में भी जो भारतेंदु जी हैं, उन्होंने अतीत की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला था और फिर बताया था कि वर्तमान दशा हमारी क्या हो गई है। और वैसा ही दुःख भारत भारती का जो लेखक है, वो भी महसूस करते हैं। इस उद्बोधन काव्य की जो संवेदनाएँ यदि सिर्फ़ 2 पंक्तियों में व्यक्त करनी हो, तो क्या कहेंगे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या अभी। वर्तमान खंड में देश की वर्तमान बदहाल बदहाल यानी कि जो बुरा हाल हमारे देश का हो रहा है, उसकी चर्चा की गई है। कवि स्वयं यहाँ पर लिखते हैं कि जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर्ष का। ठीक है, अब अपकर्ष यानी कि गिरावट की तरफ जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है हमारा देश। पहले उत्कर्ष की लेखनी लिखती थी, है ना? और अब क्या है, अपकर्ष को लिखना पड़ रहा है। वर्तमान खंड के अंतर्गत देश की बदहाल व्यवस्था में कृषि, कृषक, नर नारी तो पिस ही रहे हैं, गोवध जैसे कुकर्म भी हो रहे हैं, लोग बेमौत मर रहे हैं, व्यापार अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया है और रईसों को देश की कोई चिंता नहीं है। रईसों को तो चिंता कभी होती ही नहीं है ना? ना पहले होती थी, ना आज होती है, क्यों होगी? उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अगर कोई मरता है तो वो आम जनता मरती है ना? और उन्हीं को जगाने का प्रयास करते हैं और वही कहीं न कहीं अपने देश के लिए कुछ करने को तत्पर हो भी जाते हैं, है ना?
तुम मर रहे हो तो मरो, तुमसे हमें क्या काम है? हमको हमको किसी की क्या पड़ी है? नाम है और धन धाम है ना? ये अमीरों के लिए पंक्तियाँ लिखी गई हैं। रईसों के पुत्र तीतर लड़ाते हैं और व्यर्थ के झगड़े मोल लेते हैं। और कवि शिक्षा की अव्यवस्था से भी बहुत क्षुब्ध हैं, है ना? कवि जो शिक्षा की अव्यवस्था फैल रही है ना? पहले तो गुरुकुलों वगैरह में जैसे पढ़ाई होती थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे ये चीज़ें खत्म होती चली गई। हमारे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेज थे और आप जानते हैं विद्यालय थे, वो मुसलमानों के द्वारा उसी समय तोड़ दिए गए थे, मुगलों का जब आक्रमण हुआ था, है ना? उस समय बाहर के जो आक्रमण हुए उनकी वजह से बहुत सारा नुकसान हमें उठाना पड़ा था और वो कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं खराब हो चुकी थी। तो बिकने लगी विद्या यहाँ अब शक्ति हो तो क्रिया करो, यदि शुल्क आदि ना दे सके तो मूर्ख रहकर ही मरो। है ना? मतलब विद्या अब इतनी महँगी हो गई है और उससे भी ज़्यादा तो अब बुरा हाल है विद्या का, है ना? अब बहुत बुरा हाल है वाक़ई में और मतलब अब तो इतनी महँगी-महँगी आप जानते हो इतनी महँगी-महँगी किताबें एक छोटे से बच्चे की आप किताब लेने जाओ, है ना? तो क्या है, गरीब है वो तो पढ़ा ही नहीं सकता अच्छे स्कूलों में, है ना? उनके बच्चे तो ऐसे ही मूर्ख ही रह जाते हैं, फिर वो पढ़ ही नहीं पाते। कवि साहित्यिक जगत को भी वर्तमान व्यवस्था में दोषी मानता है ना? कविता के संदर्भ में वे क्या कहता है कि उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया। यानी कि उन कविताओं पर भी वो क्या करते हैं व्यंग्य करते हैं कि जिन कविताओं का जो प्रमुख उद्देश्य है वो केवल श्रृंगार रस है, केवल नायक-नायिका भेद है ना? नायिका के बारे में ये बताओ उसने क्या पहन रखा है, वो कैसी लगती है, उसके अंग-अंगों का वर्णन करना, है ना? उस पर भी कहीं न कहीं जो लेखक हैं वो शोक प्रकट करते हैं एक तरीके से, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में हो गया। आगे कवि धर्म की अव्यवस्था और उसे चलाने वाले पंडों से भी असंतुष्ट हैं। जितनी चीज़ों से यहाँ पर लेखक असंतुष्ट है ना, उतनी चीज़ों से हम भी असंतुष्ट हैं। आप बताना आपको ये बातें कैसी लग रही हैं? कभी पंडों को भी लताड़ लगाता है, ये सब चीज़ें मैं भी घर में बहुत बोलती रहती हूँ, है ना? बार-बार, बार-बार ये सब चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं पंडा पुजारी की वज़ह से और पता नहीं मतलब हाँ, ठीक है, वो साधु महात्मा वाला हमारा देश है, लेकिन अब ये चीज़ें हैं ना जो कहीं न कहीं अ, भ्रष्टाचार की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ जा रही हैं। वे तीर्थ पंडे हैं जिन्होंने स्वर्ग का ठेका लिया है। निंदे कर्म ना एक ऐसा हो, ना जो उनका किया। है ना? ऐसा कोई निंदे कर्म नहीं है, निंदा वाला जो बुराई वाला कर्म जो उन्होंने नहीं किया हो। आजकल जो अपराधी है ना, वो छोड़-छोड़ कर घर भाग जाते हैं और कहाँ मतलब पंडा पुजारी के रूप में, साधु महात्मा के रूप में घूमते रहते हैं। मैथिली शरण गुप्त देश की इस वर्तमान दशा में आई इन कुरीतियों यानी कि इन बुराइयों की तरफ भी रोष व्यक्त करते हैं जैसे कि बाल विवाह, कन्या विक्रय, है ना? वर कन्या का विक्रय, धनोपार्जन यानी कि अनैतिक रूप से धन का उपार्जन करना, अंध परंपरा, नशेबाजी आदि पर भी रोष व्यक्त करते हैं। आगे है भविष्यत खंड में कवि देश में चहुँ ओर चारों तरफ फैली दुर्व्यवस्था के प्रति जनमानस को सचेत करते हुए ये उपाय सुझाते हैं कि इस संकट से उबरने का जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। वह पूर्वजों के आत्मबल को याद करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। कवि का कहना है कि सभी आपस में वैर विरोध को त्याग कर एकता स्थापित करें। एकता पर बल देते हैं, "है कार्य ऐसा कौन-सा साधे, ना जिसको एकता देती देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता।" ठीक है? अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी से कवि देश हित में खड़े होने का आह्वान करते हैं। वह तीर्थ गुरुओं से, शिक्षितों से, नेताओं से, कन्याओं से आदि आदि से भी देश की उन्नति में आगे आकर योगदान देने का आग्रह करते हैं और कहते भी हैं, कवियों से कहते हैं, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, है ना? केवल मनोरंजन के लिए कविता मत लिखो, ऐसा लिखो जिससे कि कुछ हमारे देश का भला हो सके। अंत में कवि लोगों में आशा का संचार करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारी आर्य भूमि पुनः कार्य भूमि बने और अब हमें अपनी पुरानी महानता की महत्ता को प्राप्त करें। ठीक है? ऐसा ही भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। अतीत का विश्लेषण, अतीत में क्या-क्या कहते हैं, एक बार देख लेते हैं। अतीत खंड में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की सुंदर झाँकियाँ प्रस्तुत की हैं। जिस प्रकार भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में लिखा था, सबके पहली जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबसे पहले तो जो ईश्वर है हमें धन बल प्रदान करें और सबसे पहले क्या है, हम सभ्य बने, ठीक है? उसी प्रकार का भाव अतीत खंड में है।
स्वाभाविक है कि इतिहास यहाँ वस्तुनिष्ठ अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि मिथक बनकर उभरता है। इतिहास का यह बोध रोमानियत व नोस्टाल्जिया से भरा हुआ लगता है। यह इतिहास का उपयोगितापूर्ण नजरिया है, जिसमें इतिहास वर्तमान की जरूरतों के सांचे में ढलकर प्रस्तुत हुआ है। अतीत खंड के कुछ प्रसंग यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला है, भारत विश्व के सभी देशों से अधिक विकसित था। ये इसमें बताया गया है कि अतीत में जो भारत है वो सभी देशों से अधिक विकसित था। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। ये पंक्ति यहाँ पर आती है। ये पंक्ति आप याद रखिएगा। भारत में रहने को देवता भी तरसते हैं। ये लेखक ने कहा है कि भारत में रहने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे हैं। धन्य भारतवर्ष, धन्य भारतवर्षवासी, धन्य भारतवर्ष है। सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। सबसे पहले ज्ञान और सभ्यता का विकास भी भारत में ही हुआ है, ये लेखक ने कहा है। और इसके प्रमाण के लिए गुप्त जी ने भारत भारती में डॉक्टर हंटर का निम्नलिखित कथन भी यहाँ पर उद्धृत किया है। हंटर का एक कथन था कि प्राचीन काल में हिंदुओं को शल्य चिकित्सा करने में संकोच नहीं था। उन्होंने वैद्यक में यूनानियों से कुछ भी नहीं सीखा, वरन उन्हीं को बहुत कुछ सिखाया है। हमारे यहाँ पर जो आजकल सर्जरी वगैरह होता है, आप जानते हैं, जो शल्य चिकित्सा वगैरह ये होता है, वो हमारे समय में सबसे पहले विश्व में बाहर से कुछ नहीं सीखा। सब कुछ हमारे देश के ऋषि-मुनि उस समय करते थे, है ना? लेकिन और ये किसने कहा था? डॉक्टर हंटर ने कहा था, जिसका वर्णन गुप्त जी ने यहाँ पर किया है। और यही बात वे कविता के रूप में भी कहते हैं कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान, शिक्षा, दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की और विज्ञान की। ये सारी जो शिक्षाएँ हैं ना, वो सब कहाँ से सीखी है संसार ने? तो हमारे भारत से ही सीखी। त्याग व दान करना तो हमारी संस्कृति के प्राण तत्व रहे हैं। गुप्त जी लिखते हैं कि वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते नहीं थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी नहीं पीते थे। दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ परमार्थ हित जानी, जहां शिवी हरिश्चंद्र दधीची से होते रहे दानियां। मतलब दान देने में हमारे जो देश के लोग हैं वो पहले से ही कितने महान रहे हैं, है ना? ये भी बताया गया है। भारत की स्त्रियां महान थी, स्त्रियों के लिए बताया गया है, क्योंकि वे भगवान से पहले पति की वंदना किया करती थी और पति के प्रति मन, वचन, कर्म से समर्पित रहने को ही अपना धर्म समझती थी। पूजन किया पति का, स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से अचल पसार प्रणाम कर फिर की विनय भगवान से। विश्वेश हम अबला जनों के बल तुमियो सर्वदा, पति देव में मति गति और दृढ़ हो हमारी रति सदा। आगे अतीत खंड पर भी कई विचारकों ने प्रश्न उठाए हैं। यह इतिहास बोध न सिर्फ एक तरफा तथा मिथकीकृत है, बल्कि वर्तमान समय में अस्वीकार्य भी है। गुप्त जी की दृष्टि आर्य केंद्रित, पुरुष केंद्रित और हिंदू केंद्रित रही है। वे बार बार आर्य जाति की महिमा का गान करते हैं, जबकि वर्तमान भारत में आर्य अनार्य विवाद सांस्कृतिक संकट उत्पन्न करता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है कि अतीत खंड की कुछ बातों को जो नए-नए विद्वान थे उन्होंने क्या उठाया, उन पर प्रश्न उठाया, यानी कि उनको ट्रोल किया एक तरीके से और कहा कि ये आर्य-अनार्यों के बारे में यहाँ पर बात है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है? ये लेखक यहाँ पर ये जो विचारक है वो कह रहे हैं कि आर्य-अनार्य का जो विवाद है, ये हमें यहाँ पर नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे तो सांस्कृतिक संकट उत्पन्न होता है। इससे ना केवल दक्षिण भारत के लोगों को भावनाओं को चोटें होती हैं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत भी स्वयं को उपेक्षित पाता है। ठीक है? आर्य लोगों की जब हम बातें करते हैं, तो दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत जो है, वहाँ के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। उनकी दृष्टि हिंदू केंद्रित भी है, क्योंकि वे बार-बार हिंदू शब्द का प्रयोग भी करते थे। लेखक ने बार-बार हिंदू शब्दों का प्रयोग किया है। यह वही समस्या है जो उस समय के गर्मपंथी आंदोलन, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता कर रहे थे, के सामने आई थी। हिंदू शब्द व हिंदू प्रतीकों का प्रयोग करने से उद्बोधन तो प्रभावपूर्ण हो जाता है, किंतु जो गैर हिंदू तबका है वो स्वयं को आंदोलन से जोड़ नहीं पाता है ना? आप केवल एक ही धर्म की बातें करोगे, एक ही धर्म को सिखाना चाहोगे, एक ही धर्म को जागरूक करोगे, तो बाकी के जो धार्मिक लोग हैं वो क्या करेंगे? उस चीज़ के खिलाफ हो जाएँगे, है ना? ऐसा ही होता भी है। आगे है भारतेंदु भी, जब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देते हैं, तो ये समस्या उनके सामने भी उठ खड़ी होती है। ठीक है? जब वो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा देते हैं, तो उनको भी यही समस्या आती है। वैसे ये जो नारा है ना, भारतेंदु ने भी दिया है और ये प्रताप नारायण मिश्र का भी है। जिस प्रकार भारतेंदु ने बलिया वाले व्याख्यान में, बलिया में एक मतलब अ भाषण दिया था किसने? भारतेंदु जी ने, ठीक है? जिसको भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध को लिखा था, इसी भाषण को उन्होंने बाद में निबंध में छपवाया था। हिंदू का अर्थ भारतीय बताया था।
उसी प्रकार गुप्त जी ने हिंदू नामक रचना में हिंदू का यही अर्थ बताया था। किंतु यह रचना भारत भारती के 15 वर्ष बाद 1927 में लिखी गई थी। इसलिए आलोचक भारत भारती पर हिंदूवादी होने का आरोप भी लगाते हैं। इसी प्रकार अतीत खंड में पुरुषवादी मानसिकता का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। आदर्श नारी की जो संकल्पना व्यक्त की गई है, वह पुरुष पर निर्भर और स्वतंत्र व्यक्तित्व से वंचित है। आज का नारीवाद इसे स्वीकार नहीं करता है। इन सीमाओं के बावजूद मतलब इसमें अतीत में बताया गया था ना कि जो स्त्रियां हैं वो अपने पुरुषों को ही क्या मानती थी, पति परमेश्वर का दर्जा देती थी, भगवान से पहले उनको रखती थी। तो इस चीज को भी जो नारीवाद है जो आधुनिक समय में बदल रहा है, उसको वो स्वीकार नहीं करता है ना? आज की जो नारी है वो अपने आप को बराबर समझती है ना? सभी समझते हैं और समझना भी चाहिए, बराबर ही होते हैं, सभी इंसान हैं, है ना? पुरुष नारी का भगवान कैसे हो सकता है एक, है ना? भगवान तो भगवान है भई। इन सीमाओं के बावजूद यह इतिहास बोध पूर्णतः अस्वीकार्य नहीं है, है ना? कुछ सीमाएँ हैं इसकी, कुछ इसमें दोष हैं, लेकिन पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। वस्तुतः अंग्रेज़ों के साम्राज्यवादी इतिहास बोध का उत्तर है। अंग्रेज़ लेखक ये साबित करने में लगे थे कि भारत असभ्य जातियों का देश है और उसे सभ्य बनाने का जो दायित्व है, वो अंग्रेज़ों ने ले रखा है ना? अंग्रेज़ों को ऐसा लगने लगा था कि भारत के लोग तो बिल्कुल पूरी तरह से असभ्य हैं और इनको हम सभ्य बनाएँगे। है ना? श्वेत व्यक्ति का बोझ कहते थे इसको। तो इसीलिए उन्होंने अपने देश को इसलिए भी ये ज़रूरी है ना? ऐसा भी ये माना जाता है कि अंग्रेज़ों का जो साम्राज्यवादी इतिहास था उसके उत्तर इस भारत भारती में दिया गया है ना? उसको उनको बताया गया है कि हमारा अतीत किस तरीके का था। एक अतिवाद का जवाब दूसरा अतिवाद ही हो सकता है। इसलिए यह दृष्टिकोण एकांगी होते हुए भी तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में अपना महत्व रखता है। अतीत खंड की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति यहाँ पर देख लीजिए। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है ना? ये पढ़ लेना। हाँ, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भूले हुओं को पथ दिखाना यह हमारा कार्य था। अतीत के लिए बताया गया है। राजत्व क्या है? जगत हमको मानता आचार्य था। आतंक से पाया हुआ भी मान कोई मान है? हिच जाए जिस पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ है या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे, कहे तो सभ्य वे कैसे हुए? वे आप ऐसे भी नहीं थे, आज हम जैसे हुए। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हँसे, अज्ञान से वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त कल होंगे वही। तब भी कला कौशल कहाँ का था जगत के हित गया, है फाइयान विलोक जिसको मुग्ध होकर कह गया। यह काम देवों का किया है मनुज कर सकते नहीं, दृग देखकर जिसको कभी श्रम मानकर थकते नहीं। दृग देखकर दृग यानी कि नेत्र, ठीक है। वर्तमान खंड की अगर हम बात करें तो अतीत से जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं। वर्तमान खंड में क्या कहते हैं? मु- मुख्य मुख्य रूप से वर्तमान खंड बल्कि दूसरे जो खंड है उनमें भी गुप्त जी ने वर्तमान भारत की दुर्दशा के चित्र खींचे हैं। वे बताते हैं कि इतने स्वर्णिम अतीत के बाद भी भारत की दुर्गति किन कारणों से हुई है। जिस प्रकार भारतेंदु ने अपनी भारत दुर्दशा जो नाटक है इसमें पतन के कारणों का समग्र विश्लेषण किया था, आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों पर बल दिया था, वैसे ही गुप्त जी ने भी किया है। गुप्त जी ने अनुसार गुप्त जी के अनुसार आंतरिक कारण 2 रहे हैं, है ना? भारत की दुर्दशा के आंतरिक 2 कारण माने गए हैं। दोनों में कौन-सा है? पहला है, वे सब कुरीतियाँ जो कि हिंदुओं में व्याप्त थी। जैसे कि साधुओं की पाखंडता, पंडितों की अज्ञानता, क्षत्रियों की विषय उन्मुखता, वैश्यों का लालच, बेजोड़ विवाह, अंध परंपरा पालन और नशेबाजी। ये कहीं न कहीं हमारे देश को गुलाम बना रही हैं और इन्हीं बुराइयों की वजह से हमारा जो देश है वो गुलाम हो गया है, भारत की ये दुर्दशा हो रही है, ऐसा लेखक ने कहा है। दूसरा है आंतरिक कारणों में दूसरा है बौद्ध तथा जैन आदि धर्मों का उभरना और अपनी ही मूल परंपरा पर चोट करना। बाह्य कारणों में क्या मानते हैं उन्होंने 2 कारणों को उल्लेख किया है, इस्लामी आक्रमण और ब्रिटिश आक्रमण। उन्होंने इस्लामी आक्रमण की आलोचना ब्रिटिश आक्रमण की तुलना में अधिक की है। इसके 2 कारण हैं, पहला ब्रिटिशों की अधिक आलोचना से पुस्तक पर प्रतिबंध का खतरा था और दूसरा ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान को वे सचमुच भारत के उदय का माध्यम समझते थे। वर्तमान खंड के विशेष प्रसंग इस प्रकार हैं। वर्तमान खंड के
गुप्त जी के अनुसार किसी भी समाज या व्यक्ति का समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। लेखक ने कहा है कि पहले हमारे यहाँ सुख थे, लेकिन दुख तो भोगना ही पड़ता है ना? स्वर्णिम अतीत के बाद भारत का पतन भी स्वाभाविक था। संसार में किसका समय है एक सा सदा रहता, है निस दिवसी घूमती, सर्वत्र विपदा संपदा। देखो जिधर अब बस उधर ही है, उदासी छा रही, काली निराशा की निशा सब ओर से है आ रही। गुप्त जी ने बौद्ध धर्म के विकास को धर्म भ्रष्टता का युग कहा है, जबकि इस्लामी शासन को परतंत्रता का युग। इस्लाम के विवेचन में कहीं-कहीं वे मानसिकता उभरती है, जहां उसे अंधकार काल कहा जाता है। गुप्त जी ये चर्चा करते हैं कि कैसे इस्लामी शासन के दौर में हिंदू धर्म पर आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए और जजिया जैसे कर लगाए गए थे। है निष्ठुरों के हाथ से सर सुर मूर्तियां खंडित हुई है ना, बताया गया है यहाँ पर कि मुगलों के जब आक्रमण होते थे, बाहरी बाहरी जब आक्रमण हमारे देश में होते थे, हालांकि अंग्रेजों ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अंग्रेजों ने आगे हम इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने जितनी उनके खिलाफ अगर कोई बोलता था ना, तो वो उसी को सजा देते थे, है ना? उन्हीं का बुरा करते थे और उनके जो पक्ष में था, उसका वो कभी बुरा नहीं चाहते थे, है ना? और देश को वो तरक्की पे भी लेके जाना चाहते थे, ये भी आप देखिए, क्योंकि सती प्रथा जैसी, बाल विवाह जैसी प्रथाओं को भी उन्होंने नष्ट किया, उनका उन पर प्रतिबंध लगाया। तो और अंग्रेजों ने ऐसे-ऐसे मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कि जैसे पहले राजा-महाराजा या पहले मंदिरों पर, मस्जिदों पर उन पर जोर दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने उन सब चीज़ों पर जोर नहीं दिया, बल्कि शिक्षा पर जोर दिया। महिलाओं की जो स्वतंत्रता उस पर बल दिया था, है ना? वरना अंग्रेजों ने कभी भी किसी की बहन-बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, है ना? किसी के साथ उन्होंने मतलब नारियों को हमेशा ऊपर रखा और इसके अलावा उन्होंने शिक्षा पर भी बल दिया, है ना? वो सबको पढ़ना, लिखना, देखना भी चाहते थे। भले ही वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना चाहते हों, लेकिन वो पढ़ाना तो चाहते थे ना। लेकिन जबकि मुगलों ने तो अपने हमारे यहाँ के जैसे स्कूलों को तोड़ा, विद्यालयों को तोड़ा, मतलब विश्वविद्यालयों को तोड़ा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद बना दिए। उन्होंने कहीं न कहीं देश का नुकसान किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने देश का उस तरीके से नुकसान नहीं किया, लेकिन हाँ, नुकसान पहुँचाया और गुलामी तो गुलामी ही होती है हमेशा, है ना? हम किसी की गुलामी सहन कहाँ करना चाहते हैं। आगे है निष्ठुरों के हाथ से सुर मूर्तियाँ खंडित हुई। 1 सेकंड में मैं बस 1 सेकंड। हाँ जी। हे निष्ठुरों के हाथ से सुर मूर्तियाँ खंडित हुई, बहु मंदिरों की वस्तुओं से मस्जिदें मंडित हुई। है ना? मंदिरों की वस्तुओं से क्या हुआ? मतलब यहाँ से सोने के सिंहासनों को ले जाया गया, मुकुटों को ले जाया गया, जिस तरह से मतलब धन को लूटा गया, है ना? ये सब मुगलों की देन थी, उन्होंने किया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हालाँकि यहाँ से भई फ़ायदा तो उन्होंने उठाया, अपने देश को तो उन्होंने समृद्ध बनाया ही। है निष्ठुरों के हाथ से सुर मूर्तियां खंडित हुई और जजिया सरीखे कर लगे यह बात वही सिद्ध हुई जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही जो हो हमारी दुर्दशा का अंत बाकी ना रहा क्या कहें कितना हमारा रक्त पानी सा बहा है ना कितने ही लोग मारे गए जाते थे गुप्त जी ने इस्लाम की समग्र निंदा नहीं की है ना हर तरह पर पूरी तरह से निंदा नहीं की है उन्होंने अकबर की प्रशंसा भी की है और कहा है कि कोई समाज पूरा गलत नहीं होता है ना? ऐसा नहीं होता कि सारी जाति कोई क्रूर हो। हिंदू और इस्लामी संस्कृति के भविष्य के प्रति उनकी दृष्टि सामाजिक व आधुनिक है। वे समझते हैं कि अतीत में कुछ गलत हुआ हो, तो भी वह प्रतिशोध के रूप में दोहराने की वस्तु नहीं है। अतीत को भूलकर भविष्य को देखते हुए समन्वित रास्ता अपनाना ही बेहतर होता है। सप्रेम हिल मिलकर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी। पीछे हुआ सो हो गया, अब सामने देखो सभी। यानी कि वो अतीत को कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, है ना? अब बीते हुए का अब उन्होंने तुम पर आक्रमण किया, फिर तुम उन पर करो, फिर तुम पर करेंगे, फिर तुम पर ऐसा ही चलता रहता था पहले। गुप्त जी ने ब्रिटिश शासन का भी पर्याप्त विवेचन किया है और वे ब्रिटिश संस्कृति की काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि वह जिस आधुनिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, वह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किंतु इसके बावजूद अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे शोषण पर कठोर शब्दों में चोट भी करते हैं। ब्रिटिश शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण निम्नलिखित बिंदुओं में हो स्पष्ट होता है, वो है दुआ। ब्रिटिशों का आगमन हमारे देश का यानी कि ब्रिटिशों का कुछ न कुछ कहीं न कहीं उन्होंने ब्रिटिशों की देखो बुराई भी की है और अच्छाई भी की है।
जो उनकी वही बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वही लेखक यहाँ पर कह रहे हैं या लेखक जो कह रहे हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देते हुए भी कर्म फल हम पर हुई उसकी दया। देखो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कुछ किले या फिर उनके द्वारा बनाई गई कुछ इमारतें जैसे कि बहुत सारे कुछ कॉलेज वगैरह जो उन्होंने नए बनाए थे जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह या फिर कोर्ट वगैरह का और जैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने बनाई थी ना, वो 1700 से लेकर 1800 में जो बनी थी वो आज भी वैसी की वैसी हैं, है ना? उन्होंने वैसे देश का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन उनके खिलाफ जब बोलते थे, उनकी बातें जब नहीं मानते थे, तो वो उनका शोषण किया करते थे। देते हुए भी कर्म फल हम पर उस हुई उसकी दया, भेजा प्रसिद्ध उद्धार उसने ब्रिटिश राज यहाँ नया। है ना? कम से कम अंग्रेज़ों से मतलब अंग्रेज़ मुगलों से तो काफ़ी हद तक सही निकले। आगे गुप्त जी अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण व धन बहिर्गमन से बहुत चिंतित थे। यानी कि यहाँ से वो आर्थिक शोषण, यहाँ का जो धन है वो अपने देश ले जा रहे थे। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र को जन्म दे चुके थे। भारतेंदु भी ये सूत्र दे चुके थे कि भारत का जो विकास है वो स्वदेशी उत्पादन से ही संभव है। 1907 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी जो धन बहिर्गमन का सूक्ष्म विश्लेषण करती है। हमारे देश का जो धन बाहर जा रहा था, इसे बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने अपने जो है कविताओं में, रचनाओं में लिखा था, आम जनता को बताना चाहते थे। मैथिली शरण गुप्त भी इसी आयात आधारित अर्थव्यवस्था से चिंतित हैं। वे शोषण प्रक्रिया से परिचित हैं, जिसमें भेदभाव मूलक कराधान के कारण मैनचेस्टर का माल सस्ता हो जाता था, जबकि भारतीय माल महँगा हो जाता था। उन्होंने सर टॉमस मुनरो का यह कथन भारत भारती में उद्धृत किया है। उन्होंने टॉमस मुनरो का एक कथन था, हिंदुस्तानी माल विलायती माल की अपेक्षा कई गुना अच्छा होता है। सच तो यह है कि यूरोपियन शॉल मुफ्त में मिलने पर भी हम उसका व्यवहार नहीं करना चाहते। यही समस्या भारत भारती में कई स्थानों पर व्यक्त की हुई है। बहुत सारे अंग्रेज ऐसे ऐसे थे, मतलब अंदर ही अंदर वो अपने मतलब इस देश की बहुत तारीफ़ करते थे, यहाँ के लोगों की भी तारीफ़ किया करते थे, है ना? लेकिन वही है ना भई, सबको अपने ही गुणगान करना है फिर बाद में तो, है ना? लोग अपने देश का ही भई भला सोचते हैं। भारत भारती में कई स्थानों पर ये व्यक्त हुई है, जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है। सिद्धांत यह निर्वात है ना? ये सिद्धांत अड़े गए कि जो लोग यहाँ पर सिर्फ कच्चा माल उत्पन्न उत्पन्न कर लिया बस हो गया हमारा तो। अरे कच्चे माल से पक्का माल भी तो बनाओ, है ना? तभी तो देश तरक्की करेगा। आती विदेशों से ही यहाँ सब वस्तुएँ व्यवहार की, धन-धान्य जाता है यहाँ से, यह दशा व्यापार की। व्यापार की इतनी खराब दशा बताई गई है, जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका और अन्य देशों की बनी हुई मिलती हैं, है ना? मतलब विदेश का माल यहाँ पर आ रहा है। होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे, घर में लगाकर आग अपने बेखबर हैं सो रहे। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में भारत में 28 अकाल पड़े थे। ठीक है? 19 सदी के अंतिम 25 वर्षों में कितने भारत में 28 अकाल पड़े लगातार। इसका उल्लेख गुप्त जी ने भारत भारती में किया है और इनमें 4 करोड़ लोगों के मर जाने और बहुतों के लगातार बुभुक्षित रहने की पीड़ा भी व्यक्त की गई है। ठीक है? जो भूख से मरे हैं, वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है ना? भूख से मरने के कारण मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है, निकले हुए हैं दाँत बाहर। ये जो पोषण के कमी है जिन लोगों के अंदर या फिर जिनको खाना नहीं मिल पाया वक़्त पर, अकाल में लोग भूखे मर गए, है ना? उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। गुप्त जी ने किसानों की दुर्दशा पर भी विस्तार पूर्वक लिखा है। वे दिखाते हैं कि अंग्रेजी शासन ने किस प्रकार किसानों की ज़मीन छीन ली और अंधाधुंध लगान वसूली ने कैसे उन्हें ऋण और ब्याज के दुष्चक्र में फँसा दिया। यह वही समस्या है जिसे आगे चलकर प्रेमचंद ने गोदान में वर्णित किया है और फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल में। ठीक है, गुप्त जी लिखते हैं हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ है ना, जो छोटे किसान हैं उनको फायदा मिलता ही कहाँ है। कितनी भी अच्छी फसल हो जाए, आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में, अध पेट रहकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। ठीक है, कांपना हेमंत में यानी कि सर्दी गर्मी बरसात में तो उन्हें ही खेत में तपते रहना है, लेकिन जब अन्न पैदा हो जाता है तो कहाँ पहुंच जाता है, सीधा महाजन के यहाँ पहुंच जाता है। गुप्त जी वर्तमान भारत की दुर्दशा में साहित्यकारों की भूमिका बताना भी नहीं भूलते। वे रीतिवादी मानसिकता पर भी चोट करते हैं क्योंकि इन्हीं कवियों ने राधिका कन्हई को बहाना बनाकर अपनी ही वासनाओं को उद्घाटित किया और साहित्य अपने दायित्वों से भी भटक गया। है ना? इन्होंने अगर शुरू से ही चाहे वो भक्ति काल रहा हो, चाहे वो रीतिकाल रहा हो, अगर वो उस समय क्या करते, इस तरह से राष्ट्रीयवादी कविताएँ लिखते, है ना? राष्ट्रवादी साहित्य को लिखते, तो हमारा देश मतलब इतना नहीं जो है भारत की दुर्दशा इतनी खराब नहीं होती।
है ना? उस समय तो राधिका कन्हई को बहाना बनाकर अपना मज़े लूट रहे थे सब के सब, है ना? भगवान को साक्षी बनाकर ये अनंगो उपासना है। भगवान को साक्षी बनाकर क्या कर रहे हैं? अपने अनंगो उपासनाएँ, अंगों की जो उपासना जो उस समय कर रहे थे, यानी कि सब वासना में लिप्त थे। है धन्य ऐसे कविवरों को, धन्य उनकी भावना। गुप्त जी अंग्रेजों की शिक्षा नीति का भी विरोध करते हैं, क्योंकि मैकाले नीति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था भारतीयों को मानसिक गुलाम बना रही थी और उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व करना नहीं बल्कि शर्म करना सिखा रही थी। मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले थे ना, वो अंग्रेजी शिक्षा पर बढ़ावा देना चाहते थे। वह सांप्रदायिक शिक्षा हमारे सर्वथा प्रतिकूल है, हमें हमारे देश के प्रति द्वेष मति की भूल है। भारत में शिक्षा का विकास नहीं हो पाना भी उनकी नज़र में एक बड़ी समस्या है। कहते हैं कि सैकड़ों पीछे यहाँ 10 भी सुशिक्षित जन नहीं है। आगे मतलब सैकड़ों 100 लोगों में से 10 भी ऐसे नहीं हैं जो पढ़े लिखे हों। ये यहाँ पर शिक्षा के लिए कहते हैं। वर्तमान खंड की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ देख लेते हैं। जिस लेखनी ने है, ये हमने पढ़ लिया। भारत कहो तो आज तुम क्या हो, वही भारत अहो हे पुण्य भूमि, कहाँ गई है वह तुम्हारी श्री कहो। पानी बनाकर रक्त का यदि कृषि कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं यहाँ। देखो कृषक सोनित सुखाकर हल तापी चला रहे, किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर को जला रहे। कुछ रात रहते जागकर चक्की चलाने बैठती, हम सच कहेंगे उस समय वे गीत गाने बैठती। पर क्या कहें उस गीत से, क्या लाभ पाने बैठती, वे सुख बुलाने बैठती या दुख बुलाने के लिए बैठती थी। है ना? स्त्रियाँ जो चक्की चलाया करती थी रात में, उनके लिए बताया गया है, केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। विद्या बिना अब देख लो हम दुर्गुणों के दास हैं तो मनुज हम, किंतु रहते धनुषता के पास हैं। दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, है मुख्य दो ही जीविकाएं, भृत्यता भिक्षा यहाँ। है ना? चाहे तो किसी की गुलामी करो, चाहे फिर भिक्षा मांगो, दो ही जीविकाएं बची हुई हैं हमारे देश में। अब सिद्ध हिंदी की यहाँ की राष्ट्रीय भाषा हो रही, पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। है ना? राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसको ही राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए या फिर आधे साहित्य उसी में लिखा नहीं जा रहा है ना? उसी के लिए रो रही, क्योंकि उस समय हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए या फिर हिंदी को साहित्य की भाषा बनाने के लिए, आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए कवियों ने बहुत, अगर आप पूरा साहित्य पढ़ोगे, जैसे कि शुक्ल जी को अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो समझ में आता होगा कि उन्होंने कितना जद्दोजहद की थी इसे हिंदी को कहीं न कहीं राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, या फिर हिंदी को एक मतलब सही मायने में एक भाषा, साहित्य की भाषा बनाने के लिए, है ना? अधिक साहित्य के हित रो रही, रीते पड़े अब तक अहो, उसके अखिल भंडार हैं, तुलसी तथा सूर आदि के कुछ रत्न ही आधार हैं। उद्देश्य कविता का प्रमुख श्रृंगार रस ही हो गया, उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। ठीक है, यहाँ पर कवियों के लिए भी बताया गया है कि वो श्रृंगार रस की ही रचनाएं करते हैं। होती रही गार्गी अनेकों और मैत्रेयी जहाँ, अब है अविद्या मूर्ति सी कुल नारियां होती वहां, क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी। हाँ क्या करें वे जब कि उनको मूर्ख रखते हैं हमें। हाँ दीन बंधो क्या हमारा नाम ही मिट जाएगा, अब फिर कृपा कन भी ना क्या भारत तुम्हारा पाएगा। हाय राम हाँ कृष्ण हाँ हाँ नाथ, हाय हाय रक्षा करो मनुजत्व को दो हमको दया में, दुख दुर्बलता हरो। यहाँ पर प्रभु से भी प्रार्थना की गई है। आगे आता है हमारा भविष्यत खंड। भविष्यत खंड में क्या कहते हैं, अब परिवर्तन की जरूरत है। मतलब लेखक कहते हैं कि जो हुआ वो सो हुआ, वर्तमान की दुर्दशा उनको बता दी, अतीत में हम कैसे थे वो बता दिया। अब जरूरी है कि भविष्य का खंड में क्या होना चाहिए। वो कहते हैं लेखक कि अब परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए देश को जाग जाना चाहिए। भारतेंदु ने भी यही कहा था कि अब भी ना जागे तो पतन सुनिश्चित है। और गुप्त जी भी लिखते हैं कि हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, है ना? समय के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। बदले हवा जब जिस तरह हमको बदल जाना चाहिए। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जगाता है तुझे, जगकर स्वयं जय बोल के। देश का विकास तभी होगा जब स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का विकास होगा। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तुएं, कल कारखाने खोल दो। जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं हो, मेड इन के बाद अब बस इंडिया ही सही। है ना? मेड इन इंडिया ही होना चाहिए, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को तैयार करो, स्वदेशी माल तैयार करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? उद्योग लगाओ, धंधे अपने चालू करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? कच्चा माल हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिना यंत्रों के प्रगति असंभव है।
व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं, अब नव्य यंत्रों के बिना, है ना? यहाँ पर जो नए-नए जो मशीनीकरण है, जो मशीनों का जो युग है, मशीनें बढ़ रही हैं, है ना? उनको भी हमें प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम क्या है, पिछड़ जाएँगे। परतंत्र हैं हम सब कहीं अब भव्य यंत्रों के बिना। विज्ञान का तीव्र विकास समय की ज़रूरत है, इसके लिए क्या कहते हैं, सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है। देखो दिनों-दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। आगे वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक शिक्षा पर भी बल देते हुए क्या कहते हैं, साहब हमें यूरोपियन हिस्ट्री ना अब दिखलाइए, बैलून की रचना हमें करके कृपा सिखलाइए। साहित्य को भी समाज के लिए सक्रिय होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इसके लिए भी साहित्य के पर भी यहाँ पर व्यंग्य करते हैं, कहते हैं राष्ट्रीय भाषा के विकास के बिना राष्ट्र कैसे एक हो सकता है राष्ट्रीय भाषा भी अभी तक देश की कोई नहीं, हम निज विचार जान सकें जिसमें परस्पर सब कहीं, है ना? राष्ट्रीय भाषा के लिए भी क्या करते हैं, कहते हैं कि अभी तक कोई राष्ट्रीय भाषा ही नहीं है हमारे देश की। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत का कल्याण करें, ठीक है? ये इसको आप पढ़ लीजिए, अभी तो बताया है। भारत भारती अपने समय में राष्ट्रीय चेतना के उद्बोधन की दृष्टि से अत्यंत सफल कविता साबित हुई है। हालाँकि सूक्ष्म विश्लेषण करने पर उसकी संवेदना कुछ सीमाओं से ग्रस्त भी दिखाई देती है। अंग्रेजों की आलोचना तो पर्याप्त की गई है, उनके राज्य के समय जो गरीबी और अकाल जैसी स्थितियाँ हैं, उन पर भी गुप्त जी ने पर्याप्त लिखा है। किंतु पूरी रचना में कहीं भी गरीबी इत्यादि समस्याओं के कारण के तौर पर अंग्रेजों की पहचान स्पष्ट रूप से नहीं की गई है ना? तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है कि थोड़ा बहुत इसमें कुछ सीमाएँ भी हैं। ये वही समस्या है जो भारतेंदु के साहित्य में भी दिखती है। गुप्त जी ने अंग्रेजों की प्रशंसा तो उसी प्रकार की है, किंतु उतनी सीधी चोट नहीं कर पाए जैसे भारतेंदु कर रहे थे। किंतु यह उनकी सीमा ना होकर उनकी रणनीति भी हो सकती है। प्रख्यात समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि यह दुरंगापन तत्कालीन बुद्धिजीवियों की रणनीति थी, ज़रूरत थी। ठीक है? ये दुरंगापन यानी कि पूरी तरह से सीधा अंग्रेजों पर प्रहार ना करना उनकी क्या थी? रणनीति थी। है ना? गुप्त जी को एक ओर पुस्तक को प्रतिबंध होने से भी बचाना था, तो दूसरी ओर राष्ट्र का उद्बोधन भी करना था। संभवतः इसीलिए अंग्रेजों का विरोध साफ तौर पर नहीं किया गया था, है ना? पूरी तरह से नहीं किया गया था, क्यों? क्योंकि नहीं तो जैसे कि प्रेमचंद की सोझे वतन को जब्त कर लिया गया था, वो 1908 में जब्त कर ली गई थी और भी बहुत सारी रचनाएँ जब्त कर ली गई थी, है ना? जो राष्ट्रीयवादी रचनाएँ थी। तो इसीलिए यहाँ पर उनका सीधे तौर पर विरोध नहीं किया गया था। भारत भारती अपने समय के आंदोलनों को भी वर्णित नहीं करती। अब यह वही समय है जब कांग्रेस का महत्व बढ़ता जा रहा था। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन हो चुके थे। तिलक स्वराज का नारा दे चुके थे और क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला दौर भी आ चुका था। ये सभी प्रसंग भारत भारती में नदारद हैं, पर इसका कारण शायद यही है कि गुप्त जी अतीत और वर्तमान में गहरा कंट्रास्ट दिखाना चाहते थे। यदि वे इन सभी घटनाओं का जिक्र करते तो संभवतः वह नाटकीय अंतर्विरोध उभर नहीं पाता, जो पाठक की चेतना को झकझोर सके। गुप्त जी की मूल दृष्टि वैष्णवी संस्कारों से निर्मित है, याद रखना। इसीलिए समाज के सभी वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता विकसित नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ पूरी रचना में दलितों या शूद्रों की स्थिति पर कोई गंभीर चर्चा नहीं दिखती है। यानी कि वो पूरी तरह से देखो, मतलब क्या है कि वो पूरे सभी हिंदुओं को एक मतलब जागरूक करना चाहते थे, है ना? सभी हिंदुओं को, सभी युवाओं को जागरूक करना चाहते थे, इसलिए दलित शूद्रों की बात उन्होंने नहीं की थी। एकाध प्रसंगों में वे जातिवाद पर टिप्पणी ज़रूर करते हैं, किंतु समाज की इतनी बड़ी समस्या का सूक्ष्म चिंतन नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार नारी वर्ग के प्रति भी उनका दृष्टिकोण यथार्थपरक नहीं होकर के रोमानी किस्म का है। आगे उनका इतिहास बोध अतीत, मोह मोहग्रस्तता, रोमानियत तथा एक आयामी मानसिकता से ग्रस्त है। इसके कारण ना सिर्फ अनार्य नारी, बौद्ध, जैन, मुसलमान और ईसाई समुदाय कविता की मूल संवेदना से नहीं जोड़ पाते हैं, है ना? आगे देख लेना, शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी प्रसिद्ध कविता दोआब में इस संबंध में लिखा है कि भविष्यत मानो अतीत का ही प्रतिदर्पण है और वर्तमान उस अतीत का ना होना जिसकी भविष्य के लिए आकांक्षा है। भविष्यत खंड की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लीजिए, है ना? अब भी समय है, ये हमने पढ़ा है, हम कौन थे ये देख लेना। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, हे भाइयों सोए बहुत अब तो उठो जागो आओ, देखो जरा अपनी ये दशा आलस्य को त्यागो, है ना? कुछ पार है क्या? क्या समय के उलट फेर ना हो चुके, अब भी सजग होगे ना क्या? सर्वस्व तो हो खो चुके। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। समरस्थली का मतलब होता है युद्ध के क्षेत्र में। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो।
हुँ। धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक जीते हुए भी मृतक सम रहकर यानी कि मृतकों के समान रहकर ना केवल दिन भरो वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। पशु और पक्षी आदि भी अपना हिताहित जानते हैं, मतलब अपनी भलाई करना पशु पक्षी भी जानते हैं, है ना? तो तुम क्यों नहीं पहचानते? संतों में तो स्वामियों गौरव तुम्हारा ज्ञान है, पर क्या कभी इस बात पर जाता तुम्हारा ध्यान है ना? आगे देख लेना, थे साधु तुलसीदास, नानक रामदास समर्थ भी, व्यर्थ यही पद हो रहा है आज उनके अर्थ भी। को पर वे ना होकर भी यहाँ उपकार सबका कर रहे, सद्भाव उनके ग्रंथ सबके मानसों में भर रहे। मतलब उनके जो ग्रंथ है वो इतने बढ़िया हैं कि वो आज भी कहीं न कहीं देश में जो है अम, जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? कुछ शिक्षा दे रहे हैं। हे शिक्षितों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही, हो दूसरों को लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। निस्वार्थ निर्भय भाव से निज नीति पर निश्चल रहो, राष्ट्रीय वयम जाग्र्याम पुरोहिता स्वाहा कर कहो। करते रहोगे पिष्ट पेषण और कब तक कवि वरो, कछ कुछ कटाक्षों पर अहो, अब तो ना जीते जी मरो, है ना? वो रीति काल के जो कवि हैं या फिर जो श्रृंगारिक रचनाएं जो करती है उन कवियों के लिए भी यहाँ पर व्यंग्य करते हैं, ठीक है? आनंद दात्री शिक्षिका है, सिद्ध कविता कामनी है, जन्म से ही वह यहाँ श्री राम की अनुगामिनी है। पर अब तुम्हारे हाथ से वही कामनी ही रह गई, ज्योत्सना गई देखो, अंधेरी यामिनी ही रह गई। मृत जाति को कवि ही जिलाते, रस सुधा के योग से, पर मारते हो तुम हमें उल्टे विषय के रोग से। कवियों उठो अब तो अहो, कवि कर्म की रक्षा करो, ठीक है? सब में प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है। इस योग्य हिंदी है तदपि अब तक निज पद पा सकी, है ना? अब तक भी जो हिंदी है वो अपना पद नहीं पा सकी है। भाषा बिना भाव एकता अब तक ना हम में आ सकी, है ना? भाषा बिना हम एक-दूसरे के अंदर भाव की एकता भी नहीं। शिल्प पक्ष इसका क्या है? भाषा इसमें खड़ी बोली है और उस समय की जो खड़ी बोली थी ना, वो अपने साहित्यिक प्लस शुरुआती दौर में थी, तो इसलिए थोड़ी-सी कर्कश, सपाट और स्थूल भी थी। और इस समय की जो कविता वो गद्य से भी टकरा रही थी, है ना? मतलब कविताएँ लिखने वाले भी लोग थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गद्य जो विधाएँ थी वो लिखे जाने लगी थी, ठीक है? और नवजागरण और आधुनिकता के विषयों से जुड़ने के कारण चिंतन प्रधान रूप धारण कर रही थी। भाषा की सपाटता, गद्य से प्रतिस्पर्धा और चिंतन क्षेत्र की महत्व वृद्धि जैसे कारणों ने मिलकर भारती की शैली इतिवृत्तात्मक, अभिधात्मक और गद्यात्मक बना दी है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास अपना ग्रंथ लिखा है, उसमें कहा है कि गुप्त जी की कविताओं के भीतर 3 अवस्थाएँ लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था है भाषा की सफाई, ठीक है? जिसमें खड़ी बोली के पद्यों की मसृण बंद यानी कि कोमल रचना हमारे सामने आती है। भारत भारती इस अवस्था की रचना का उदाहरण है, ठीक है? और दूसरा इसमें इनमें सरस व कोमल पदावली की कमी भी खटकती थी। बात ये है कि यह खड़ी बोली के परिमार्जन का काल था। भारत भारती की भाषा में प्राय तत्सम शब्दावली की ओर भी रुझान दिखता है। ये देख लेना, इसमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया गया है। भविष्य खंड में यूरोपियन हिस्ट्री, मेड इन इंडिया इस तरह का शब्द प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। गुप्त जी की जो भाषा है वो हमेशा अभिधात्मक यानी कि जो तुरंत ही समझ में आ जाए, है ना? ऐसी नहीं रही या गद्यात्मक नहीं रही। जब छायावाद का दौर आरंभ हो गया तो गुप्त जी भी प्रगीतात्मक रचनाओं की ओर झुके। विशेष रूप से साकेत, यशोधरा और झंकार जैसी रचनाओं में वह शैली दिखती है जिसमें लाक्षणिकता, कोमलता और प्रगीतात्मकता झलकती है। यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। अच्छी आंख मिचौली खेली, बार बार तुम छिपी और मैं खोजूं तुम्हें अकेली। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। काव्य रूप का अगर बात करें तो ये प्रबंधात्मक रचना नहीं है, क्योंकि इसमें कथा का विधान नहीं है। तब भी एक कहीं न कहीं कुछ अर्थों में प्रबंधात्मकता मिलती है, क्योंकि अतीत, वर्तमान और भविष्यत खंडों की काल क्रमिकता के कारण रचना में क्रमबद्धता उपस्थित है। ठीक है? इसलिए इसको प्रबंधात्मकता थोड़ा माना जाता है। लेकिन शुक्ल जी ने इसे भारत भारती को प्रबंध काव्यों में शामिल नहीं किया है। गुप्त जी के प्रबंध काव्यों में शामिल नहीं किया। इसे मुक्तक भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आकारगत जो विस्तार है वो मुक्तक के लक्षणों में नहीं है। रचना प्रभाव की दृष्टि से महाकाव्यात्मक है, ठीक है? प्रभाव की दृष्टि से कैसी है? महाकाव्यात्मक, किंतु संरचना की दृष्टि से मुक्तकों का ही समुच्चय है। ये मुक्तक एक क्रमिकता में है,
पर तब भी रचना को मुक्तक के नज़दीक ही मानना उचित है। सामान्यतः इसके काव्य रूप के संबंध में उद्बोधन काव्य शब्द प्रचलित हो गया है क्योंकि यह हाल ही के मुसद्दस की शैली पर रचा गया है। हरि गीतिका जैसे छंदों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। अलंकारों की बात करें तो इसमें इसमें अतिशयोक्ति जैसे अलंकार प्रयुक्त हुए हैं और जहाँ-जहाँ किसी घटना या तथ्य का वर्णन होता है, वह बिंब की संभावना भी बनी रहती है। पढ़ लेने के बाद यह कविता इतनी सफल क्यों हुई? तो आचार्य शुक्ल जी का एक कथन है, कहते हैं कि यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें ना था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ तौर और सीधी-सादी भाषा होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय लगी। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप ना दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह से सिद्ध कर दी थी। ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है, इसको अच्छे से आपको याद भी रखना है। तो भारत भारती आज हमारी कंप्लीट हुई, इसके बाद हम पढ़ेंगे साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है।